हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जबकि छोटा बूढ़ा आदमी अपनी आभा बढ़ा रहा था और एक चाल में महेश को नीचे ले जा रहा था, उसने पहले ही अर्जुन देव को बहुत अधिक समय और अवसर दे दिया था। उसने जो कीमत चुकाई वह उसकी जान थी। एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और धधकते सूरज की तरह एक शानदार कृपाण रोशनी ने पूरे प्लाजा को रोशन कर दिया। यह चकाचौंध था। जब तक प्लाजा के सभी किसान सामान्य रूप से फिर से देख सकते थे और ध्यान से देख सकते थे, तब तक कृपाण की रोशनी ने छोटे बूढ़े आदमी को आधा कर दिया था। वह एक अक्षुण्ण लाश के बिना मर गया, यहां तक कि कोई अंतिम शब्द कहने का प्रबंधन किए बिना। जब सभी ने पत्थर के स्टूल पर बैठे काले कपड़े पहने कल्टीवेटर को देखा, तो सभी ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। यह आदमी कहां से आया? उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। क्या 5 पॉइजन डेविल और मेडिसिन गॉड वैली के मिस्टर कियान छोटे बूढ़े आदमी का समर्थन नहीं कर रहे थे? अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने तुरंत इस छोटे बूढ़े व्यक्ति को मार डाला। यहां तक कि मेरफॉक रेस भी चीजों को इतने चरम पर नहीं धकेलेगी। लेकिन इस काले कपड़े पहने कल्टीवेटर ने वास्तव में कोई दया नहीं दिखाई, बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे बूढ़े आदमी को मार डाला। कामराज गिल अविश्वास में घूर गया। वह सदमे में हकलाते हुए बोला, यह आदमी, इस आदमी ने वास्तव में हमला किया। दुर्भाग्य से उसने अपने प्रतिनिधि को मारकर 5 पॉइजन डेविल और मिस्टर कियान को नाराज कर दिया। शोभित ने अनुमान लगाया था कि अर्जुन देव एक कदम उठाएंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने उग्र होंगे, अपने पहले कदम के साथ ही हत्या कर देंगे। उन्होंने एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि के साथ कुछ लोगों की तरह व्यवहार किया, जैसा कि वह चाहते थे, उन्हें काट दिया। याओ यान का चेहरा खुशी से चमक उठा। दरअसल उनके समझौते के अनुसार अर्जुन देव ने एक कदम उठाया था। उसने जैसा कहा वैसा ही किया, नहीं छोड़ा, वास्तव में अंत तक उनकी मदद की। पूरा प्लाजा खामोश हो गया। सभी आमंत्रित काश्तकार, जिनके पास बिजली की लपटें थीं, उनके चेहरे चौंकाने वाले और संदिग्ध थे। पेंगलाई सागर के 2 युवकों ने भी कुछ जिज्ञासु भावों को प्रकट करते हुए देखा। 5 पॉइजन डेविल और साइलेंट मिस्टर कियान अब आलस्य से नहीं बैठ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। छोटा बूढ़ा आदमी एक ही चाल में मर गया था। इस परिणाम ने उनके समूह को पूरी तरह से दबा दिया। कई क्रूर प्राइमल कैओस डोमेन ढीले काश्तकारों ने अपनी घातक आभा वापस ले ली। इन ढीले काश्तकारों ने हमेशा अपने जीवन को पहले प्राथमिकता दी। जब इन ढीले काश्तकारों ने खतरा देखा, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे इस छोटे बूढ़े आदमी की तरह समाप्त हो सकते हैं, बिना समझे कि कैसे या क्यों एक बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। 5 पॉइजन डेविल अपने पत्थर के स्टूल से खड़ा हुआ और अर्जुन देव की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, सर, इससे आपका क्या मतलब है? हम सिर्फ मेरफॉक रेस से न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों है? हुड के नीचे अर्जुन देव के हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल उसकी ठंडी आवाज निकली, क्या न्याय? यह मेरफॉक रेस का मामला है। आप इस बारे में कुछ भी कहने के योग्य कैसे हैं? आप 5 पॉइजन डेविल मदद नहीं कर सका, लेकिन घुटन महसूस कर रहा था। वह पहले से ही खुद को विनम्र कर रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने सबके सामने उसके प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई। उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा की एक अनैच्छिक सांस भी ली। यह आदमी वास्तव में अहंकारी था। अप्रत्याशित रूप से उसने 5 पॉइजन डेविल से इस तरह बात करने की हिम्मत की। कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि इस तरह से 5 जहर शैतान को आकस्मिक रूप से अपमानित करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अधेड़ उम्र के दिखने वाले मिस्टर कियान ने आंख तरेर ली और पाया कि इस अथाह व्यक्ति के पास उच्च खेती नहीं थी। हालांकि वह अज्ञात गहराई के पानी के एक शांत कुंड की तरह था। इस व्यक्ति ने कोई आभा नहीं लीक की, लेकिन उसके बारे में एक हल्की स्पष्ट हवा थी, जो कई ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के अस्पष्ट व्यवहार को पार कर गई थी। स्वाभाविक रूप से 5 पॉइजन डेविल ने भी इस पर ध्यान दिया। अन्यथा उसके गुस्से को देखते हुए वह अर्जुन देव से बात करने की जहमत नहीं उठाता, इसके बजाय सीधे उसे मार डालता। 5 पॉइजन डेविल ने अपने गुस्से को दबा दिया और अपनी चाल चलने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने गहरी आवाज में कहा,
यह आप पर निर्भर नहीं है कि मैं योग्य हूं या नहीं। दूसरी ओर, आपकी एक डरपोक आदमी जो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं करता, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप यह भी नहीं जानते कि आप किसे नाराज कर रहे हैं। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना चेहरा दिखाते हुए अपना हुड पीछे धकेल दिया। चर्चा तुरंत गूंज उठी। सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव। यह वास्तव में वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिना किसी डर के हमला करने की हिम्मत करता है। मैंने सुना है कि मार्शल गॉड पैलेस जल्द ही उसे राजत्व प्रदान करेगा। एज्योर सम्राट वह था जिसने अतीत में सी मोनार्क पैलेस पर मुहर लगाई थी। अब जब मुहर को कुछ हुआ है तो यह उचित है कि अर्जुन देव इसमें हाथ ले। हालांकि वह अभी भी बहुत बोल्ड है। न तो 5 पॉइजन डेविल और न ही मिस्टर कियान से निपटना आसान है। जैसे ही अर्जुन देव ने अपना चेहरा दिखाया, लोगों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। अर्जुन देव को राजा दिए जाने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह हाल के समय के सबसे प्रतिभाशाली उत्कृष्ट युवा थे। अर्जुन देव 2 साल से गायब हो गए थे। हालांकि जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने तुरंत दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह निर्विवाद रूप से पहले से ही उस समय एज्योर सम्राट का असर था। अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से चौंकाए गए 5 पॉइजन डेविल को देखा और उदासीनता से कहा, 5 पॉइजन डेविल, तुम प्राइमल कैओस डोमेन में बहुत बदनाम हो। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि भी आपसे लड़ने को तैयार नहीं है। मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। मुझे दिखाओ कि मैंने वास्तव में किसे नाराज किया है। एक उज्ज्वल चांद उगाया और रात हो गई। अर्जुन देव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पहले 5 पॉइजन डेविल की ओर बढ़ गए। ठंडी हवा इकट्ठी हो गई और बर्फ गिर गई। उसकी आकृति चमक उठी और 5 पॉइजन डेविल के सामने आ गई। 5 पॉइजन डेविल ने अर्जुन देव की आकृति बिल्कुल भी नहीं देखी। उसने केवल कृपाण की रोशनी की एक चमक को ठंडी हवा में बदलते हुए देखा, जो बर्फ के भीतर से उस पर हमला कर रही थी। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और अपने स्वर्गीय ऋषि कानूनों की शक्ति को प्रसारित करने के लिए जल्दबाजी की। इस कृपाण प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आंधी एक बवंडर बन गई, जैसे बर्फीला तूफान हर जगह फैल गया। जैसे ही यह उड़ा था, बर्फ के टुकड़े अविश्वसनीय रूप से तेज कृपाण की तरह थे। प्लाजा में लोग जल्दी से तितर-बितर हो गए, अप्रत्याशित लड़ाई के नतीजों में बहना नहीं चाहते थे। दर्द, हड्डी छिदवाने वाला दर्द। 5 विष शैतान, जो पत्थर के स्टूल के पास था, ने अपनी गहरी साधना पर भरोसा किया और अर्जुन देव की हथेली के प्रहार को अवरुद्ध कर दिया, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हालांकि अर्जुन देव की हथेली से ऊर्जा एक कृपाण की तरह थी जो उनके माध्यम से छेद कर रही थी। 5 पॉइजन डेविल ने दर्द से अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसका हाथ कांप रहा था। क्या यह हथेली का प्रहार था या कृपाण? इस स्थिति ने 5 पॉइजन डेविल को भ्रमित कर दिया। पैंग, पैंग, पैंग। अर्जुन देव एक कदम पीछे हटे, फिर तुरंत फिर से चार्ज हो गए। एक पल में उसने 5 पॉइजन डेविल के साथ 100 चालों का आदान प्रदान किया। बर्फ के टुकड़े बिखर गए, प्रकाश की मजबूत किरणों को निकाल रहे थे, एक उज्ज्वल कृपाण प्रकाश की चमक। चमकते चांद की रोशनी में वे बहुत शानदार लग रहे थे। 100 चालों के बाद अर्जुन देव का दाहिना हाथ पूरी तरह से काला पड़ गया। जहर रेंगती चींटियों की तरह फैल गया, उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। 5 पॉइजन डेविल ने अब दर्द के डर से अर्जुन देव के साथ आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत नहीं की। वह पहले ही पत्थर के स्टूल को छोड़ चुका था, 1 किलोमीटर पीछे हट गया था। जब उसने अर्जुन देव के घुप काले हाथ को देखा, तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और पूछा, क्या आपकी बाह को ऐसा लगता है कि सुइयां इसे छेद रही हैं, जैसे कई जहरीले कीड़े इसे काट रहे हैं? तो क्या हुआ यदि आप एज्योर सम्राट के वंशज हैं? तो क्या हुआ अगर लोग आपको व्हाइट रोब्ड किंग कहते हैं? मेरे छायाहीन जहर से प्रभावित होने के बाद आप अभी भी मेरी दया पर हैं। 5 पॉइजन डेविल की बाह में इतना दर्द हो रहा था कि वह सुन्न हो गया था। हालांकि वह अभी भी जोर से हंसा, बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। यह शैडोलेस पॉइजन यही कारण था कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज 5 पॉइजन डेविल से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यह निराकार और छायाहीन था। चाहे कुछ भी हो, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा।
जब तक वे उसके खिलाफ भिड़ते थे वह उन पर इसे थोपाता था। जब तक कोई 5 जहर शैतान को एक चाल में नहीं मार सकता, भले ही कोई उसे मार डाले, वे बस एक साथ मर जाएंगे। अर्जुन देव ने अपने काले दाहिने हाथ और चींटी जैसे काले जहर को देखा और गहरी सोच में आ गए। जहां तक उसकी बाह के दर्द की बात है, उसने उस पर भौहें चढ़ाकर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जब वह अपने शरीर को तड़का लगा रहा था और बिजली के क्लेश की तुलना में जो उसने अनुभव किया था, यह थोड़ा सा दर्द कुछ भी नहीं था। बूम! अचानक उसका दाहिना हाथ फट गया, जिससे उसका आधा हाथ भयानक रूप से घायल हो गया। अर्जुन देव ने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उस काले जहर को ध्यान से देखा जो तब निकला था जब उसकी त्वचा और मांस अलग हो गए थे। जब काला जहर हवा के संपर्क में आया तो वह तुरंत शून्य में गायब हो गया। हालांकि 1 सेकंड के उस अंश में उसने अभी भी सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखा। काले जहर में वास्तव में हवा के समान रंग के छोटे जहरीले कीड़े शामिल थे, उनमें से हजारों थे। अर्जुन देव के दाहिने हाथ का मांस और त्वचा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था, चिकना और गोरा, किसी भी काले जहर के कोई संकेत नहीं था। पीक रैंक 3 ऋषि शरीर। इस दृश्य को देखकर 5 पॉइजन डेविल आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक शिखर रैंक 3 ऋषि शरीर प्राप्त किया था। उसने सभी छायाहीन जहर को मिटाने के लिए इस तरह के अत्याचारी तरीके का इस्तेमाल किया। एक विचार के साथ बैंगनी बिजली का ताबीज एक लौ में बदल गया और अर्जुन देव की बाह पर जलने लगा। एक आकस्मिक लहर के साथ हवा से जलती हुई आवाजें आईं। उस समय अर्जुन देव ने कई छोटे विषैले कीड़ों को जला दिया, जिन्हें उनकी आध्यात्मिक बुद्धि भी पता नहीं लगा सकती थी। ऐसा लगता है कि वसीयत की लपटें इन कीड़ों को प्राप्त कर सकती हैं। अब जब अर्जुन देव के पास एक प्रतिवाद था, तो वह अब संकोच नहीं करता था। बिजली की रोशनी पैरों के नीचे चमक उठी क्योंकि उसने एक बार फिर खुद को 5 पॉइजन डेविल पर लॉन्च किया। उसने अपने शरीर को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया, साथ ही हवा में बर्फ के टुकड़े भी भरे थे। ठंडी हवा में अनगिनत कृपाण रोशनी बिना रुके चमकती थी। हर बार जब अर्जुन देव 5 पॉइजन डेविल के संपर्क में आते थे, चाहे वह उनका कंधा हो या उनकी हथेली हो, उन्होंने अपनी इच्छा की लौ के संपर्क के बिंदु को कवर किया। इस तरह उसने 5 पॉइजन डेविल्स शैडोलेस पॉइजन के सभी को बेअसर कर दिया। लानत है। 5 पॉइजन डेविल लगातार पीछे हटता रहा। अंत में उसकी त्वचा का कोई वर्ग बरकरार नहीं रहा। अर्जुन देव ने जहां भी छुआ, कृपाण जैसी ऊर्जा ने उनकी त्वचा को काट दिया और उनके मांस को काट दिया। यह कृपाण बेहद तेज था। थोड़ी सी भी हलचल एक लंबे घाव को चीर देगी। सतह पर 5 पॉइजन डेविल ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन देव के साथ समान शर्तों पर लड़ रहा था। हालांकि उनका शरीर आंतरिक चोटों से भरा हुआ था। तीव्र दर्द को सहन करना मुश्किल था। मिस्टर कियान, क्या आप बस देखना जारी रखेंगे? जब अर्जुन देव ने एक और कृपाण जैसी हथेली के प्रहार से 5 पॉइजन डेविल को वापस खटखटाया, तो 5 पॉइजन डेविल अब मिस्टर कियान से मदद मांगने से खुद को रोक नहीं सका। मिस्टर कियान ने भौहें चढ़ा दी। उसे ऐसा नहीं लगा कि 5 पॉइजन डेविल को वास्तव में इस हद तक धकेल दिया गया था। हालांकि जब वह हाथ उधार देना चाहता था, तो हवा में 2 आकृतियां उतरीं और उसे अवरुद्ध कर दिया। शोभित ने अपना फोल्डिंग पंखा खोला और धीरे धीरे अपनी मौत क्यूई को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर कियान, एक वरिष्ठ के रूप में आप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जो खुद को अपमानित करे, है ना? सबसे पहले, किसी छोटे व्यक्ति को धमकाना पहले से ही गलत है। यदि आप उस पर गिरोह बनाना चाहते हैं, तो यह और भी बुरा है। कामराज गिल ने हंसते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है। मैं बता सकता हूं कि मिस्टर कियान की संचित हत्या क्यों फूटने वाली है। वह स्पष्ट रूप से युवाओं को धमकाने और गिरोह बनाने में भाग लेना चाहता है। तुम 2 कुत्ते! मिस्टर कियान ने अपने दिल में शाप दिया। ये दोनों साथ ही उसका रास्ता रोक रहे थे और वे उसे अपमानित करने के लिए मिलकर काम करते रहे। हालांकि ये दोनों ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह नाराज कर सकता था। उनमें से एक व्हाइट बॉर्न सॉवरेन का वंशज था, दूसरा मैला स्काई गेट का यंग मास्टर था। उन दोनों के एक साथ काम करने के साथ
उन्हें उसे बाधित करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब 5 पॉइजन डेविल ने मिस्टर कियान को अवरुद्ध होते देखा तो पीछे हटने का विचार दिमाग में आया। उन्होंने अर्जुन देव को वापस मजबूर करने के लिए काले धुएं का एक लंबा निशान थूक दिया, क्योंकि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा, अर्जुन देव, मैं इसे जल्द या बाद में आपके साथ सुलझा लूंगा। हालांकि 5 पॉइजन डेविल के बोलने के ठीक बाद उसने अचानक काले धुएं से बर्फ के टुकड़े निकलते हुए और विंटर कृपाण की ऊर्जा ले जाने वाले फूल में इकट्ठा होते हुए पाया। फिर फूल धीरे से उसकी छाती पर गिरा। एक क्रूर झटका दिया। 5 पॉइजन डेविल ने एक और खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। ठंड की एक परत उसके बालों, उसकी भौहों और होठों पर चढ़ गई। जब 5 पॉइजन डेविल ने अपने शरीर की भयानक स्थिति को महसूस किया तो वह चौंक गया। अपने पहले के अहंकार को खोकर वह भागने के लिए मुड़ा। आप इस चमकीले चांद के नीचे कहाँ भाग सकते हैं? अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और चमकीले चंद्रमा ने अपनी चमक को हर जगह बिखेर दिया, जैसे आकाश में कृपाण की रोशनी फैल गई। रात गायब हो गई और प्लाजा पर एक बार फिर रोशनी चमक उठी। आधा काटा हुआ एक शव हवा से गिर गया। 5 पॉइजन डेविल की लाश के 2 हिस्से एक ऊंचे स्थान से जमीन में टकरा गए और तेज आवाज के साथ टुकड़ों में टूट गए। शोभित और कामराज गिल से लड़ रहे मिस्टर कियान की भौहें तन गईं। उसने पूरी तरह से घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। प्राइमल कैओस डोमेन का कुख्यात 5 पॉइजन डेविल ऐसे ही मर गया। हालांकि उनकी मृत्यु का एक बड़ा कारण यह था कि अर्जुन देव ने छायाहीन विष के माध्यम से देखा। जहां तक मेरी बात है, मैंने बिना किसी शॉर्टकट या अपरंपरागत रास्ते पर जाए ठीक से खेती की। अगर यह अर्जुन देव मुझसे लड़ता है तो उसे मुझे हराना इतना आसान नहीं लगेगा। लेकिन अब जब मैं बिना किसी सुदृढ़ीकरण के अकेला हूं, भले ही मैं उसका विरोध कर सकूं, तो भी मैं मेरफॉक का विरोध नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा यहां ये 2 कुत्ते हैं, वे अपमान करने वाले लोग नहीं हैं। उस संक्षिप्त पल में मिस्टर कियान ने कई चीजों के बारे में सोचा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक निराशाजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। 5 पॉइजन डेविल पहले ही मर चुका था। अब उसके लिए सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। मिस्टर कियान बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उसने प्रोफाउंड डोमेन से लंबी दूरी तय की थी ताकि वह सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश कर सके। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन देव को घूरने के लिए कामराज गिल और शोभित के पीछे देखा। यह बव्वाह है। अगर यह बच्चा अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो यह स्थिति नहीं होती। बस व्हाइट रोब्ड किंग के रूप में अपना खुद का व्यवसाय करें। आप इसमें अपनी नाक चिपकाकर क्या कर रहे हैं? अर्जुन देव, तुमने आज मेरे मामलों में दखल दिया। यह बूढ़ा आदमी आपको याद रखेगा। अब से मेडिसिन गॉड वैली आपके गुटों का विरोध करेगी। बस मेडिसिन गॉड वैली के आपके जीवन के लिए आपका पीछा करने के लिए आने की प्रतीक्षा करें। यह जानते हुए कि उसके पास सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है, मिस्टर कियान इन अंतिम शब्दों को फेंकने के बाद जाने के लिए मुड़े। होश! हालांकि जैसे ही मिस्टर कियान दूर गए, अर्जुन देव ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर कियान की आकृति भ्रामक हो गई और आग की लपटों के 5 गुच्छे उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। गर्मी की लहर बढ़ गई, लेकिन अर्जुन देव ने उन्हें रोकना जारी रखा। मिस्टर कियान चाहे कैसे भी चले, लेकिन वह अर्जुन देव को हिला नहीं पाए। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर कियान ने गुस्से में मांग की। दरअसल अर्जुन देव क्या कर रहे थे? यह न केवल मिस्टर कियान थे जो समझ नहीं सकते थे, बल्कि नीचे आमंत्रित किसान भी समझ सकते थे। अर्जुन देव पहले ही मिस्टर कियान को भगाने में कामयाब रहे, तो फिर भी वह मिस्टर कियान का रास्ता क्यों रोक रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मिस्टर कियान को भी मारना चाहता था? इस विचार पर सभी के दिल डूबे बिना नहीं रह सके। यह बहुत निर्दयी था। वसंत के आड़ू के फूल खिल गए, गर्मियों का सूरज उगाया, शरद ऋतु की हवा चली और सर्दियों की बर्फ गिर गई। निर्दोष 4 मौसम। बिना कुछ कहे अर्जुन देव ने सीधे तौर पर फ्लॉलेस 4 सीजन्स को अंजाम दिया। चारों ऋतुएं परिवेश में अंतहीन रूप से चलती रहीं। अथक और निरंतर कृपाण के इरादे ने अपने शरीर को झुकाते हुए और चार्ज करते हुए भारी रूप से काट दिया।
कृपाण के रूप में मेरा शरीर, कृपाण के रूप में मेरे विचार, कृपाण के रूप में 4 मौसम। मैं कृपाण हूं और कृपाण मैं हूं। जब यह चौप उतरेगा तो यह निर्दोष कृपाण दाव के सार को प्रकट करेगा। मिस्टर कियान ने अपने सिर के ऊपर 9 अलग अलग लपटों को इकट्ठा किया और अपनी दोनों हथेलियों से हमला किया। प्रत्येक लौ में भारी ऊर्जा होती है। जैसा कि मिस्टर कियान ने पहले से ही उन्हें कई वर्षों तक परिष्कृत किया था, इसलिए उन्हें अपने जीवन की लपटें कहना गलत नहीं होगा। इनमें से सिर्फ एक आग की लपटें पहाड़ों को तोड़ सकती हैं और चट्टानों को तोड़ सकती हैं। जब 9 लपटें विलीन हुईं, तो उनकी संयुक्त शक्ति कई गुना अधिक मजबूत हो गई। यहां तक कि इसमें आध्यात्मिकता का एक निशान भी दिखाई दिया। दोनों की हत्या की चालें एक सांस में हवा में टकरा गईं। आग की लपटें बढ़ गईं और आग ने तुरंत प्लाजा की बौछार कर दी। उग्र बारिश की हर बूंद ने वहां एक विशाल और गहरा गड्ढा बना दिया। बारिश ने विशाल प्लाजा को जर्जर कर दिया, जिससे यह मलबे में तब्दील हो गया। आग की लपटों की सूखी, गर्म गंध हवा में व्याप्त थी। जिन काश्तकारों ने खुद को टकराव से दूर कर लिया था, उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि मिस्टर कियान एक दयनीय स्थिति में आग की लपटों से भाग रहे हैं। उनका चेहरा अत्यधिक भय से भर गया था। मिस्टर कियान वास्तव में इस संघर्ष में हार गए। इससे पहले कि मिस्टर कियान प्रतिक्रिया दे पाते, एक आकृति आग की लपटों से बाहर निकल आई। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में यह आकृति उसके सामने आई और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने तुरंत मिस्टर कियान के चेहरे पर 5 खूनी धारियां छोड़ दी। जोरदार थप्पड़ ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। मेडिसिन गॉड वैली के ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्टों में से एक के रूप में मिस्टर कियान ने एक उच्च पद धारण किया। आमतौर पर बहुत से लोग उसे चूसने की कोशिश कर रहे होंगे। विशेषज्ञ उनके लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उनकी तलाश करेंगे। यहां तक कि मिस्टर कियान से भी मजबूत ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज भी उनसे मिलने पर जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके पास उसके अधीन होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह एक कीमियागर होने के लाभों में से एक था। हालांकि अर्जुन देव ने आज उन्हें सबके सामने एक थप्पड़ मारा, एक जोरदार थप्पड़। थप्पड़ ने मिस्टर कियान को उड़ने के लिए भेज दिया। जैसे ही उसने अपने चेहरे पर घावों को छुआ, वह कुछ विचलित दिखाई दिया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, आप मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत? अर्जुन देव को यह सवाल मजाकिया लगा। उसने मिस्टर कियान को ठंड से देखा और उदासीनता से कहा, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि आप 5 पॉइजन डेविल से कितने मजबूत हैं? यह थप्पड़ आपको यह बताने के लिए है कि मेरे सामने कोई भी इतना घमंडी नहीं हो सकता है, मुझे मारने के लिए मेरा शिकार करने के बारे में बड़बड़ा रहा है। आप आश्वस्त महसूस नहीं करते? अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको इसे सहना होगा। यह मेडिसिन गॉड वैली या प्रोफाउंड डोमेन नहीं है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपना वजन इधर उधर फेंक सकें। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत से लोग हैं। भविष्य में जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि आप एक बड़े व्यक्ति हैं। मिस्टर कियान को इस शिकायत को सहन करना मुश्किल लगा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पुराने जीवन को जोखिम में डालना चाहता था और लड़ना चाहता था। अगर वह जीत भी नहीं पाते थे तो भी वह अर्जुन देव को दुखी करना चाहते थे, कम से कम। हालांकि भले ही वह लड़ना चाहता था, उसने सोचा कि आज वह जहां था वहां तक पहुंचना उसके लिए कितना कठिन था। यहां यह सब खोना इसके लायक नहीं होगा। हालांकि इस हताशा को सहना बहुत कठिन था। मिस्टर कियान के विरोधाभासी भाव को देखकर अर्जुन देव को तुरंत पता चल गया कि बूढ़ा क्या सोच रहा था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन मिस्टर कियान के लिए और भी अधिक तिरस्कार महसूस कर सके। उसके पास इस तीखेपन की भी कमी है, फिर भी वह सी मोनार्क पैलेस में चार्ज करना चाहता है। यदि वह अंदर गया तो वह दुष्ट दानव क्लोनों के लिए पोषण के रूप में समाप्त हो जाएगा। अभी भी हाथापाई नहीं करने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? अर्जुन देव बूढ़े आदमी को बाहर निकालने के लिए ठंडे स्वर में चिल्लाया। दूसरे पक्ष को नहीं हिलते हुए देखकर, छोड़ने या न जाने पर विवाद करने के लिए उसे देखना जारी रखने का मन नहीं कर रहा था।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अर्जुन देव की ऊंची आवाज ने मिस्टर कियान को चौंका दिया। अब उसने पीछे हटने का मन बना लिया। जाने से पहले वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उसने पहले ऐसा करने की कोशिश की थी और अंत में उसे थप्पड़ मारा गया था। 3 बार अच्छा कहने के बाद उसने अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा करने के बाद मिस्टर कियान बिना एक शब्द कहे अव्यवस्था में चले गए। अर्जुन देव ने प्लाजा में अपनी निगाहें घुमाईं। उसके कुछ कहे बिना आसपास के कई आंकड़े जल्दी से मिस्टर कियान के पीछे चले गए। अर्जुन देव ने 5 पॉइजन डेविल को आधा काट दिया था और मिस्टर कियान को थप्पड़ मार दिया था। ये बिन बुलाए ढीले किसान बने रहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? मंच पर राजकुमारी याओ यान और मेफॉक रेस के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। अर्जुन देव की वजह से वे आज की बात को पीछे छोड़ सकते हैं। अन्यथा यदि गहरी खेती वाले ढीले काश्तकारों का समूह परेशानी का कारण बनता है तो मेफॉक रेस बहुत कुछ खो देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर मेफॉक रेस को इस तरह शर्मिंदा होना पड़ता है तो आमंत्रित किसान सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने के बाद उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। कामराज गिल हंसे, यह एक अच्छा थप्पड़ था। इनमें से कुछ बूढ़े लोग वास्तव में खुद को कुछ महत्वपूर्ण चरित्र मानते हैं। बस चुपचाप चले जाओ। इतने सारे लोगों के सामने बोलने और अहंकार से काम करने की जहमत क्यों उठानी पड़े? शोभित ने सिर हिलाया और कहा, उस थप्पड़ ने वास्तव में एजियो ड्रैगन किंग के असर को दिखाया। एक महत्वपूर्ण चरित्र को एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा यह बहुत समस्याग्रस्त होगा यदि हर कोई भविष्य में अर्जुन देव के लिए एक ही पंक्तियां कहे। हूं, सनसनाहट, हुश। प्लाजा से दूरी बनाने वाले लोग धीरे धीरे नीचे उतरे। अब जब बिन बुलाए ढीले काश्तकार चले गए थे तो संख्या काफी कम हो गई, जिससे लगभग 1 दर्जन लोग रह गए। हवा में अभी भी ऐसे लोग थे जो नीचे नहीं उतरे। ये दोनों युवक थे जो पिंगलाई सागर के रहने वाले थे। इन दोनों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने पहले के उस सीन को देखने के बाद वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वे दोनों भी बिन बुलाए लगते हैं। वे अभी भी यहां क्यों हैं? जो बोलता था वह गहन जल संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी था। उसका नाम अशोक राणे था। वह अराजक राक्षसी सागर के पास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि के साथ एक उत्कृष्ट युवा था। हालांकि वह क्षेत्र महाद्वीप से बहुत दूर था, मुख्य भूमि के बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। यह सही है। आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या पिंगलाई सागर के लोग इतने खास हैं? अमर कला में बहुत पहले ही गिरावट आ चुकी है। अब मार्शल युग है। यह मत सोचो कि कुछ अमर कलाओं को समझकर आप उन शक्तिशाली अमरों में से एक हैं जो सितारों का पीछा कर सकते हैं और चांद तोड़ सकते हैं। अर्जुन देव की निर्णायक चाल को देखकर आमंत्रित सभी साधकों ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। अब उन्होंने मेफॉक रेस का पक्ष लिया। राजकुमारी याओ यान ने इन दोनों युवकों की ओर देखा और चुपचाप उनके उत्तर का इंतजार करने लगी। पिंगलाई सागर विशाल समुद्र में प्रसिद्ध था। हर कोई उनके बारे में जानता था और यह कहा जाता था कि उनके पास सब कुछ था। हा, हर कोई। हमें इस तरह की दुश्मनी की दृष्टि से देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ढीले काश्तकारों के उस समूह से अलग हैं। हम पिंगलाई सागर के वनदाओ पैलेस से हैं। इस बार जब हम अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए बाहर आए तो हमने मेफॉक रेस की समस्याओं के बारे में सुना। हम ईमानदारी से मदद करने के लिए यहाँ हैं। हरे बौद्ध वस्त्र में दाहिनी ओर के युवा ने शांति और जल्दबाजी से कहा। क्या आपके पास बिजली की लपटें हैं? याओ यान ने सीधे पूछा। यदि उनके पास बिजली की लपटें थीं तो वह उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का मकसद क्या था। यह तब तक ठीक था जब तक कि उनके पास बिजली की लपटें थीं। वे सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने के बाद दुष्ट दानव क्लोनों को मारने में सक्षम होंगे, जिससे कुछ दबाव कम हो जाएगा। बाईं ओर के युवाओं के होंठ मुड़े हुए थे, जिससे एक गर्वित अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, स्वाभाविक रूप से हम करते हैं। हालांकि
मेरी बिजली की लौ को देखने के बाद बहुत डरो मत। बूम! इस युवक ने अपनी हथेली खोली और बैंगनी बिजली की वजह से आग का एक झुरमुट वहां जल गया। इस आग के अंदर एक मुट्ठी के आकार की ओरिजिन फ्लेम थी जो बिजली की रोशनी से टिमटिमा रही थी। बिजली की लपटों का राजा, बैंगनी थंडर ट्रू फायर। उन्होंने एक बड़ी मूल लॉ को भी संघनित किया। इस पर्पल थंडर ट्रू फायर की पूरी शक्ति के साथ एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। ये दोनों लोग तैयार होकर आए थे। हमने वास्तव में उन्हें कम करके आका। जब दाहिनी ओर हरे वस्त्र पहने युवक ने समूह के भाव देखे तो वह थोड़ा प्रसन्न हुआ। उसने याओ यान की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, आप मेरे जूनियर भाई के पर्पल थंडर ट्रू फायर के बारे में क्या सोचती हैं? यह पर्पल थंडर ट्रू फायर दुष्ट दानव क्लोन से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। हमें मेरफॉक रेस के महत्वपूर्ण खजानों में से एक थॉर्न सॉवरेन सर्किल की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको हमसे निर्देश लेने होंगे। हम सी मोनार्क पैलेस के खजाने का एक हिस्सा भी चाहते हैं और आपको हमें कोरजेट पेंडेंट को नियंत्रित करने देना होगा जो सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश का प्रबंधन करता है। वन दाओ पैलेस के हरे वस्त्र पहने युवाओं ने शर्तों की एक लंबी श्रृंखला सूचीबद्ध की। इस लिटनी के कारण शुरू में हर्षित मेरफॉक रेस के काश्तकारों की अभिव्यक्तियां डूब गईं। इन दोनों की भूख बहुत बड़ी थी। हालांकि क्रोधित होने के बजाय याओ यान मुस्कुराया और कहा, यह मामला मेरे ऊपर नहीं है। उस मामले में कौन फैसला कर सकता है? हरे वस्त्र पहने युवक ने पूछा। राजकुमारी याओ यान ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल हवा की ओर इशारा किया। अर्जुन देव ने पहले ही अपना लबादा उतार दिया था। अपने सफेद वस्त्र को प्रकट करते हुए वह चुपचाप हवा में खड़ा था। पर्पल थंडर ट्रू फायर वाले युवक ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, वह वास्तव में क्या है? वह सिर्फ एक अशिष्ट व्यक्ति है जो एज़्योर सम्राट की प्रसिद्धि पर भरोसा करता है। क्या उसके पास बिजली की लौ है? क्या यह बिजली की लपटों के मेरे राजा पर्पल थंडर ट्रू फायर से अधिक उज्ज्वल हो सकता है? क्या वह तुलना करने के लिए अपनी खुद की बिजली जिम्मेदार लौ को बाहर निकालने की हिम्मत करता है? यहां तक कि कुछ भी किए बिना मैं उसे अपनी हीनता के लिए बेहद शर्मिंदा कर सकता हूं। अपनी हीनता पर बेहद शर्मिंदा है? बढ़िया, हम देखेंगे कि कौन अपनी हीनता पर बेहद शर्मिंदा होगा। अर्जुन देव एक चंचल मुस्कान प्रकट किए बिना नहीं रह सके। एज़्योर सम्राट का वंशज वास्तव में पहले विस्मयकारी था। हालांकि मेरे छोटे भाई की पर्पल थंडर ट्रू फायर बिजली जिम्मेदार लपटों का राजा है। वह मेरे छोटे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? हरे वस्त्र पहने युवक ने अर्जुन देव को तिरस्कार से देखते हुए उपहास किया। जाहिर है, हरे वस्त्र पहने युवक अर्जुन देव के पहले के प्रदर्शन से ईर्ष्या कर रहे थे, इससे नाखुश महसूस कर रहे थे। हरे वस्त्र पहने युवक के छोटे भाई की आंखों में एक प्रसन्न भाव चमक उठा। उसने बैंगनी लपटों को वापस ले लिया, उन सभी को मूल लौ में इकट्ठा किया और उसे आगे बढ़ाया। मुट्ठी के आकार की ओरिजिन फ्लेम ने ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक चमकदार और भेदी बैंगनी रोशनी छोड़ी। हवा में लटका हुआ यह बैंगनी सूरज जैसा लग रहा था। इसकी रोशनी के तहत आसपास के वातावरण में हल्के बैंगनी रंग के गड़गड़ाहट के बादल बन गए। चंद्रमा के चारों ओर तारों के समूह की तरह जब गरज के बादल ने मूल लौ को घेर लिया तो उन्होंने इसे और भी चमकदार बना दिया। हरे वस्त्र पहने युवक के छोटे भाई ने अर्जुन देव की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या आप पहले बहुत जंगली नहीं थे? मेरी पर्पल थंडर ट्रू फायर दिन में सूरज की तरह है। यह बिजली की लपटों का राजा है। सफेद वस्त्र वाले राजा, आप अपनी बिजली की आग को बाहर निकालकर हमें क्यों नहीं दिखाते? इस युवा ने उद्देश्य पर व्हाइट रोब्ड किंग शब्दों पर भारी जोर दिया, जिससे यह बेहद अजीब लग रहा था। जब आमंत्रित किसानों ने इस युवक को इतना अहंकारी देखा तो उन सभी ने असंतोष के भाव प्रकट किए। हालांकि जब उन्होंने ओरिजिन फ्लेम को देखा जो हवा में सूरज की तरह चमकीली थी तो उन्होंने बिना शब्द के आह भरी। पर्पल थंडर ट्रू फायर वास्तव में बिजली की लपटों का राजा था। इसके अलावा यह युवा मुट्ठी के आकार की ओरिजिन फ्लेम को संघनित करने में कामयाब रहा, जिसे हासिल करना मुश्किल था।
इस व्यक्ति को वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार था। भीड़ के पास स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह थोड़ा ज्यादा घमंडी है। उनकी पर्पल थंडर ट्रू फायर कहां से आई? मुझे याद है कि पर्पल थंडर ट्रू फायर पहले से ही कई वर्षों से दुनिया में स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है। प्राचीन युग से पारित कुछ लॉ बीज भी पहले ही चले गए हैं, कामराज गिल ने गुस्से से कहा। शोभित के हाव भाव भी गंभीर थे। उनकी बिजली जिम्मेदार लॉ, जिसे अर्थ शैडो थंडर लाइट फ्लेम कहा जाता है, एक बिजली जिम्मेदार लॉ थी जो पुर्गेटरी की 9 परतों में पैदा हुई थी। उन्होंने इसे डार्क अंडरवर्ल्ड बोन फ्लेम की खोज करते समय संयोग से पाया था। इस तरह की लॉ ने आत्माओं को विशेष रूप से उच्च नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि दुष्ट दानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ शैडो थंडर लाइट फ्लेम निम्न श्रेणी की थी, जो पर्पल थंडर ट्रू फायर से अतुलनीय थी। उन्होंने शायद किसी प्रकार की खेती तकनीक का उपयोग करके इसकी खेती की। मैंने सुना है कि पेंगलाई सागर में बिजली बढ़ाने की कला है। जो लोग इस कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, वे बिजली की लपटों के राजा, पर्पल थंडर ट्रू फायर के प्रकट होने की संभावना के साथ सभी प्रकार की बिजली की लपटें बना सकते हैं। शोभित बहुत विद्वान थे। वह प्राचीन पुस्तकों से कई बातें समझता था जो वह आमतौर पर पढ़ता था। उनके विद्वतापूर्ण रूप केवल दिखावे के लिए नहीं थे। अर्जुन देव इस बार मुसीबत में हैं, किसी ने आह भरी। एक बार जब बिजली की लपटों का राजा दिखाई दिया, तो कोई अन्य बिजली जिम्मेदार लॉ इसे हरा नहीं सकी। यह देखकर कि अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिला, हरे वस्त्र पहने युवक जोर से हंसे। राजकुमारी याओ यान, क्या आप अभी भी इस व्यक्ति पर अपनी उम्मीदें रखने जा रही हैं? मेरा छोटा भाई आपकी मेरफॉक रेस का सच्चा उद्धार करता है। आपके पास कोई और नहीं है जिस पर आप अपनी उम्मीदें रख सकते हैं। आप केवल हमारी मांगों पर सहमत हो सकते हैं। बूम! हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर के बोलने के ठीक बाद एक शानदार और चमकदार बैंगनी रोशनी अचानक खिल गई। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, सभी की आंखें इतनी बैंगनी रंग से भर गईं कि ऐसा लगा जैसे सुइयां उनकी आंखों को पोक कर रही हों। चारों ओर के लोगों ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। यह प्रतिक्रिया आंखों की प्राकृतिक आत्मसुरक्षा थी। जब आम लोगों ने अपनी आंखों के लिए कुछ खतरनाक सिर देखा, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अपनी आंखें बंद करने की होती थी। किसान मजबूत थे, उनकी प्रतिक्रियाएं और भी तेज थीं, इसलिए उनकी आंखें और भी अधिक संवेदनशील थीं। वे और भी कम समय में अपनी आंखें बंद कर सकते थे। जब लोगों ने सावधानी से अपनी पलकें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि ऊपर की स्थिति बदल गई थी। हवा में अभी भी एक मुट्ठी के आकार की ओरिजिन फ्लेम थी, पहले की तरह, सूरज की तरह दिख रही थी। हालांकि यह अब पहले की तुलना में अधिक उज्ज्वल था और भी अधिक क्रिस्टलीय और एक अजीब आध्यात्मिकता से भरा हुआ लग रहा था। एक नज़र से कोई भी बता सकता है कि यह ओरिजिन फ्लेम असाधारण थी। अजीब बात है, उस व्यक्ति की पर्पल थंडर ट्रू फायर बहुत उज्ज्वल क्यों हो गई? यह अब कम से कम 10 गुना उज्ज्वल लगता है। मुझे अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। मैं इसे देखने की हिम्मत नहीं करता, यह मेरी आंखों को छिदवाने वाली सुई की तरह है। पेंगलाई सागर के लोग बहुत अविश्वसनीय हैं। सब खत्म हो गया है। अर्जुन देव समाप्त हो गया है। वह इसका मुकाबला कैसे करने जा रहा है? अचानक किसी ने कहा, रुको, यह सही नहीं है। इस व्यक्ति ने तेज आवाज में जारी रखा, देखो, इसके पीछे पर्पल थंडर ट्रू फायर का एक झुरमुट है जो बहुत धुंधला है। नतीजतन मैंने इसे जल्दी नोटिस नहीं किया। सभी ने आंख तरेर कर ध्यान से देखा। अप्रत्याशित रूप से हवा में एक और ओरिजिन फ्लेम थी। कई लोगों ने उस पहले की चमकदार रोशनी के बारे में सोचकर जवाब दिया। फिर उनके हाव भाव खुद के बावजूद गंभीर हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नया पर्पल थंडर ट्रू फायर अर्जुन देव का है? किसी ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पेंगलाई सागर से 2 लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ गया। जब उसने किया, तो उसने जो देखा उसने उसके अनुमान की पुष्टि की। इन 2 लोगों के चेहरे हरे हो रहे थे क्योंकि वे उस क्रिस्टलीय और ज्वलंत मूल लौ को एक आध्यात्मिक प्रकाश दे रहे थे। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। अर्जुन देव के माथे पर एक प्रकाश चमक उठा और उनका बैंगनी ताबीज मूल ज्वाला में प्रवेश कर गया। तुरंत
मूल लौ की चमक 100 गुना बढ़ गई। आकाश की छवि अब दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी बैंगनी लौ पूरी तरह से गायब हो गई, उसकी रोशनी अभिभूत हो गई। यह विरोधाभास बस बहुत शर्मनाक था। दूसरा व्यक्ति गर्व के साथ अपनी पर्पल थंडर ट्रू फायर को कैसे प्रदर्शित करना जारी रख सकता है? उसने जल्दी और चुपचाप अपनी पर्पल थंडर ट्रू फायर को वापस ले लिया। जब उस युवक ने अपने आसपास के काश्तकारों के भावों को देखा, तो उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। जबकि इस युवक की पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम अर्जुन देव के आकार के समान थी, गुणवत्ता पूरी तरह से अलग स्तर की थी, जैसे रात और दिन के बीच का अंतर। जब इस युवक ने अपने पहले के शेखी बघाड़ने के बारे में सोचा, तो उसे यह बहुत हास्यास्पद लगा। एक सदाचारी सेनानी क्रोधित नहीं हुआ। अर्जुन देव इस मौके का इंतजार कर रहे थे, अपने प्रतिद्वंद्वी को करारी हार देने का मौका। दूसरों को अपमानित करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना था। इसके अलावा आत्मापमान इतना स्पष्ट था कि उसने इसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अपनी हीनता के लिए बेहद शर्मिंदा होना क्या था? यह बात थी। राजकुमारी याओ यान मंद मंद मुस्कुराई और अच्छे समय के साथ बोली, आप दोनों, क्या आपको अभी भी कुछ कहना है? हरे वस्त्र पहने युवक और उसका छोटा भाई चुप रहे। अब वे कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे अहंकार के किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? कामराज गिल जोर से हंसे और बोले, यह बहुत अच्छा है। अपनी हीनता पर बेहद शर्मिंदा है? यह वास्तव में अपनी हीनता के लिए बेहद शर्मिंदा होना है। मुझे यह शैली पसंद है। भाई जियो वास्तव में भाई जियो हैं। वह आपको इधर उधर कूदने और आप जो चाहें कौवा देने देता है। जब आप अपने चरम पर पहुंच जाते हैं और अपने सबसे खुश होने पर चिल्ला रहे होते हैं, तो वह आपको अपने आप को वापस नीचे थप्पड़ मारने देता है। शोभित की आंखों में एक उदास भाव था। वह अर्जुन देव को वह लक्ष्य मानता था जिसका वह पीछा कर रहा था, इसलिए यह रहस्योद्घाटन बहुत दुखद था। अर्जुन देव ने ट्रम्प कार्ड के बाद ट्रम्प कार्ड दिखाया, अपनी समझ से दूर और दूर जा रहा था। अर्जुन देव के एक विचार के साथ बैंगनी रंग की आग उनकी आंख में लौट आई और उनके माथे पर बैंगनी बिजली का ताबीज लौट आया। फिर वह धीरे से राजकुमारी याओ यान की तरफ चला गया। एक बार फिर बिना कुछ कहे अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से अपने रुख का संकेत दिया। वह मेरफॉक रेस के पक्ष में खड़ा था। राजकुमारी याओ यान ने यह कहने से पहले अर्जुन देव को धीरे से सिर हिलाया, चूंकि आप दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास है। ये शब्द यहां बाकी सभी के लिए भी हैं। यह सच है, किसी मोनार्क पैलेस में सर्वोच्च खजाने हैं। हालांकि जिन्हें खोजा जा सकता है, उन्हें पहले ही मेरी मेरफॉक रेस द्वारा ले जाया गया है। यह शायद सभी को निराश करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसके श्रोताओं के भावों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस स्थिति का पता लगाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। मेरफॉक मूर्ख नहीं थे। चूंकि उन्होंने सील के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए वे निश्चित रूप से उन चीजों को ले जाएंगे जो उन्होंने खोजी थी। सभी को उम्मीद थी कि ऐसे खजाने थे जो अनदेखे रह गए थे। अंतरिक्ष और समय के नियमों को सी मोनार्क पैलेस में बुना गया था, जिससे यह एक छोटी सी दुनिया में बदल गया। यह असीम रूप से बड़ा था। मेरफॉक रेस के किसान जल्दी में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे चीजों को याद करते हैं। गहन जल संप्रदाय के अशोक राणे ने कहा, आपने समुद्री सम्राट के शरीर को नहीं छुआ, है ना? यह भी वह चीज थी जिसका सभी को अनुमान था। यहाँ के ज्यादातर लोग असाधारण पृष्ठभूमि से आते थे, इसलिए उन्हें साधारण खजाने की ज्यादा परवाह नहीं थी। सी मोनार्क पर आइटम उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण थे। याओ यान ने सच्चाई से उत्तर दिया, समुद्री सम्राट के शरीर को सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत में सील कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है और न ही मैं इसकी तलाश में गया था। जब तक मेरफॉक रेस ने इसे नहीं लिया था, तब तक सब कुछ ठीक था। जब तक वे प्रवेश करते थे, वे इसे पा सकते थे। अपना गला साफ करने के बाद याओ यान ने जारी रखा, याओ यान यहां आने के हर किसी के असली उद्देश्य से अवगत है। सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने के बाद अगर ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर घूमना चाहते हैं, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हालांकि
अगर कोई खतरा है तो मेरफॉक रेस जिम्मेदार नहीं होगी। बेशक मेरफॉक रेस आपको सी मोनार्क पैलेस में मिलने वाले किसी भी खजाने की मांग नहीं करेगी। यदि ऐसे लोग हैं जो दुष्ट दानव के मुख्य शरीर को सील करने के लिए यंग मास्टर देव के साथ जाने को तैयार हैं, तो मेरफॉक रेस उन्हें रास्ते में प्राप्त सभी लूट के अलावा एक अलग इनाम देगी। सभी ने यंग मास्टर देव की पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत देखी। यह आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, बस इसके बारे में अपने लिए सोचो। अर्जुन देव ने खुद को सिर हिलाया। इस याओ यान ने चीजों को काफी अच्छी तरह से संभाला। आखिरकार जब तक ये लोग प्रवेश करते हैं, वे दुष्ट दानव क्लोन के दबाव का एक हिस्सा लेते हैं। जहां तक वे क्या करना चाहते थे, वे अपने लिए तय कर सकते थे। जो लोग जोखिम लेना चाहते थे, वे अकेले यात्रा करेंगे। जो लोग सुरक्षा को पसंद करते हैं, वे अर्जुन देव का अनुसरण करेंगे और वास्तव में दुष्ट दानव को सील करने के लिए काम करेंगे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए याओ यान ने जेड पेंडेंट देना शुरू कर दिया। इस टोकन के साथ कोई भी बाहरी सील से गुजरने और सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम होगा। जेड पेंडेंट के दो प्रकार होते थे, मालिक और दास। याओ यान के हाथ में कोर जेड पेंडेंट के साथ मास्टर जेड पेंडेंट के रूप में कार्य करते हुए वह सभी दास जेड पेंडेंट के स्थान को महसूस कर सकती थी। अगर कोई खतरा था तो वह मास्टर जेड पेंडेंट के माध्यम से भी तुरंत इसके बारे में जान सकती थी। जब पिंगलाई सागर के दो लोगों की बारी आई तो याओ यान ने उन्हें कोई जेड पेंडेंट नहीं दिया। हरे वस्त्र पहने युवक ने यह कहने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, महाराज कृपया मुझे और मेरे छोटे भाई को एक जेड पेंडेंट जारी करें। अपनी ताकत से हम कई दुष्ट दानव क्लोनों को मारने और मरफॉक रेस में योगदान देने में सक्षम होंगे। अपने हाथ में जेड पेंडेंट के साथ खेलते हुए कामराज गिल ने एक लापरवाह मुस्कान दिखाई। उन्होंने कहा, क्या मैंने गलत सुना? क्या आप उस तथाकथित पिंगलाई सागर के दो प्रमुख पात्र नहीं हैं? क्या तुम्हारे शब्द पहले बहुत अहंकारी नहीं थे, इस और उस पर हे दृष्टि से देखते थे? अब आप इस जेड पेंडेंट के लिए भीख मांगने के लिए खुद को विनम्र क्यों करते हैं? कामराज गिल के बोलने के बाद उनके हाव भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उनकी नकल की। मेरे छोटे भाई के पास पर्पल थंडर ट्रू फायर है जो बिजली की लपटों का राजा है। आपकी मेरफॉक रेस मेरे छोटे भाई के अलावा किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती। कामराज गिल ने युवक के व्यवहार की इतनी कुशलता से नकल की कि आसपास के लोग ठहाका लगाने लगे। हरे वस्त्र पहने युवक का छोटा भाई ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी आंखों से आग उगल देगा। हालांकि जब वह एक चाल चलने वाला था तो हरे वस्त्र पहने युवक ने उसे रोक दिया। कामराज गिल ने हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप कुछ भी न करें। ये आपके वरिष्ठ भाई के शब्द थे, मेरे नहीं। मैं पर्पल थंडर ट्रू फायर से बहुत डरता हूं, जो बिजली की लपटों का राजा है। कितना शक्तिशाली, कितना शक्तिशाली! दिन में सूरज की तरह उज्ज्वल, इतना चमकदार कि आंखें उसे नहीं देख सकती। शब्द इतना चमकदार कि आंखें इसे नहीं देख सकती ने आसपास के सभी लोगों को फिर से जोर से हंसाया। हरे वस्त्र पहने युवक बेहद गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने अपना आपा खोए बिना इसे सहन किया। उसने याओ यान से धीमी आवाज में कुछ कहा, कुछ गारंटी दी और अंत में 2 जेड पेंडेंट प्राप्त करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव को एक दुर्भावनापूर्ण दृष्टि महसूस हुई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि पर्पल थंडर ट्रू फायर के साथ अमर कल्टीवेटर उसकी आंखों में बुरे इरादे से उसे आकार दे रहा था। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर उसकी अवहेलना की। दूसरों को अमर कला समझ में नहीं आई और उन्हें दोनों से कुछ डर लग सकता है। हालांकि वह गारंटी दे सकता था कि अगर वे लड़ते हैं तो वह इस व्यक्ति को एक अविस्मरणीय सबक दे सकता है। सभी को जेड पेंडेंट वितरित करने के बाद राजकुमारी याओ यान ने कोर जेड पेंडेंट अर्जुन देव को सौंप दिया और कहा, इस बार हम यंग मास्टर देव पर भरोसा कर रहे हैं। राजकुमारी, आप भी प्रवेश करने की योजना बना रही हैं? अर्जुन देव ने जेड पेंडेंट को तुरंत स्वीकार कर लिया। हाँ, आखिरकार मैं पहले भी वहां गया हूं और इलाके से परिचित हूं। मेरे नेतृत्व के बिना आपको दुष्ट दानव के मुख्य शरीर की खोज में और भी अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव और याओ यान सहित कुल 20 लोग सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करेंगे।
इन 20 लोगों के पास या तो बिजली की लपटें थीं या बिजली की लपटों वाली गुप्त खजाने थीं। प्रवेश करने के बाद वे अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे और दुष्ट दानव क्लोन के लिए पोषण के रूप में समाप्त नहीं होंगे। याओ यान ने ध्यान देने योग्य कुछ चीजों के बारे में बात करने के बाद वह भीड़ को इस स्वप्निल महल शहर से दूर ले गई और गहरे समुद्र के तल से होकर यात्रा की। पानी में सांस लेने या बोलने में असमर्थ, वे केवल अपनी ऊर्जा को प्रसारित कर सकते थे और अपने शरीर में हवा का चक्रण कर सकते थे। बातचीत करने के लिए उन्हें अपनी आवाज पेश करने की जरूरत थी। हालांकि इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन मार्शल ऋषि विशेषज्ञों के इस समूह के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। बिना किसी पोषण के भी लोगों का यह समूह इस समुद्र के तल पर लंबे समय तक रह सकता था। ऋषियों ने सामान्य से भी आगे निकल गए। उन्होंने स्वर्गीय ऋषि कानूनों का पोषण किया। जैसे ही वे सांस लेते थे, वे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे और उन्हें और भी शुद्ध कानून ऊर्जा में परिष्कृत कर सकते थे। मार्शल सेज के तहत उनके और काश्तकारों के बीच बहुत अंतर था। गहरे समुद्र में सभी प्रकार की दुर्लभ और अजीब चीजें देखी जा सकती हैं, पहाड़ों की तरह लंबे समुद्री जीव, स्कूलों में घूमने वाली विचित्र मछलियां, पानी के नीचे के जंगल और कई अन्य। हालांकि समूह समुद्र तल के दर्शनीय स्थलों पर आश्चर्यचकित होने के मूड में नहीं था। राजकुमारी याओ यान के नेतृत्व में वे तेजी से आगे बढ़े। आधे दिन बाद समूह एक परित्यक्त पानी के नीचे महल शहर में पहुंचा। टूटे हुए शहर के बीच में एक अजीब दृश्य ने इन काश्तकारों का स्वागत किया। पिचकाली ऊर्जा से बना प्रकाश का एक विशाल अवरोध जमीन पर उल्टा पलटे लोहे के बर्तन की तरह लग रहा था। प्रकाश अवरोध के आसपास के क्षेत्र में हर 100 मीटर पर मरफॉक रेस के विशेषज्ञ तैनात थे। उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, समुद्र के पानी में तैर रहे थे। इन सभी लोगों के गंभीर भाव थे, कभी कभी बढ़ते लॉ एनर्जी को पिच ब्लैक लाइट बैरियर में भेजते थे, जिससे प्रकाश अवरोध और भी मजबूत हो जाता था। स्पष्ट रूप से यह सी मोनार्क पैलेस की बाहरी मुहर थी। इस मुहर को बनाए रखने के लिए मेरफॉक रेस ने अपने सभी शिखर विशेषज्ञों को भेजा था। फिर भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। 2 अर्धसम्राट विशेषज्ञ प्रकाश अवरोध के शीर्ष पर तैर रहे थे। जब उन्होंने याओ यान और अन्य लोगों को आते देखा, तो इन दोनों अर्धसम्राटों ने अपनी पलकें उठाईं लेकिन नीचे नहीं आए। हालांकि यह विशाल मुहर पहले ही आकार ले चुकी थी, लेकिन इसे रखरखाव के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा के निरंतर जलसेक की आवश्यकता थी। अन्यथा यह किसी भी समय बिखर सकता है। इन दोनों लोगों को मुहर बनाए रखनी थी और वे खुद को मुक्त नहीं कर सकते थे। यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। वे तभी आराम कर सकते थे जब सी मोनार्क पैलेस में दुष्ट दानव के मुख्य शरीर को सील कर दिया गया था। अन्यथा बाहरी सील अंततः टूट जाएगी। उस समय दुष्ट दानव क्लोनों की रिहाई से अराजक राक्षसी सागर में मेरफॉक रेस को आपदा में डुबो दिया जाएगा। मूल रूप से मेरफॉक रेस को इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। एज्योर सम्राट ने उस समय एक आदर्श मुहर लगाई थी। जब तक वे सील के साथ खिलवाड़ नहीं करते, तब तक उन्हें परिधि पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पूरे सी मोनार्क पैलेस को बंद कर दिया जाता। हालांकि मेरफॉक रेस के सभी बड़े शॉट्स बहुत लालची थे। वे पूरे सी मोनार्क पैलेस को परिष्कृत करना चाहते थे, एक संप्रभु मार्शल सम्राट बनना चाहते थे, अगला समुद्री सम्राट। अंत में दुष्ट दानव के मुख्य शरीर ने उन्हें तोड़फोड़ कर दिया, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। वहां 9 मार्शल सम्राटों की मृत्यु हो गई और एज्योर सम्राट ने जो मुहर लगाई थी वह कमजोर हो गई। उनके पास इस जगह को सील करने के लिए बाहर की तरफ विशाल अवरोध बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याओ यान, इन सभी लोगों के पास बिजली की लपटें हैं? एक पुराने मेरफॉक रेस ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने खुद को गठन से मुक्त कर लिया और याओ यान के समूह के सामने तैर गए। कुल 20 लोग हैं, सभी किसान बिजली की लपटों के साथ हैं। सबसे कमजोर कम से कम एक मीडियल ग्रेड मार्शल ऋषि है। इस बार हम निश्चित रूप से सील को ठीक करने में सक्षम होंगे। उस समय विभिन्न बुजुर्गों को इस बाहरी मुहर पर और अधिक समय नहीं बिताना पड़ेगा, याओ यान ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ चुपचाप कहा। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। अन्यथा पूरी मेरफॉक जाति को उखाड़ना और आगे बढ़ना होगा। बूढ़ा आदमी इस समूह के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था।
वह स्पष्ट रूप से जानता था कि कितने लोग ईमानदारी से मदद करने आए थे। उनका हौसला बढ़ाने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा। शुरुआती झटके के बाद याओ यान के साथ सभी ने उत्साहित भाव प्रकट किए, स्पष्ट रूप से बहुत अधीर महसूस कर रहे थे। उसने अपना जेड पेंडेंट पहन लिया, फिर सील के माध्यम से समूह का नेतृत्व किया। पिच ब्लैक बैरियर को पार करने के बाद वे आखिरकार अंदर थे। एक भयावह हवा चली और जगह भयानक रूप से खामोश थी। आसमान में अंधेरा छा गया था। इस जगह के अंदर का हिस्सा समुद्र के पानी से अलग हो गया था। समूह जमीन पर उतरा और आराम किया। आखिरकार इनमें से ज्यादातर लोग मेरफॉक रेस के नहीं थे। इतना लंबा पानी में बिताने के बाद भी उन्हें इसकी आदत नहीं हो पाई। गगागा, ताजा भोजन का एक और बैच है। कितना बढ़िया। मैं खाना चाहता हूं। मैं खाना चाहता हूं। इससे पहले कि अर्जुन देव और अन्य लोग अपने पैर जमाते, अजीब हंसी गूंज उठी। मैं खाना चाहता हूं कहने वाली तीखी आवाजें बार बार गूंज उठीं। आगे काले बादलों का एक बेड़ा करीब आ गया, जैसे कि एक तेज हवा ने उन्हें उड़ा दिया। काले बादल सभी अलग अलग आकार के थे, उनमें से कम 1000 एक साथ घनी तरह से भरे हुए थे। हालांकि जब काले बादल निकट आए तो समूह को पता चला कि प्रत्येक काला बादल एक दुष्ट दानव था। उनके सिलहूट इंसानों के समान थे। हालांकि उनके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उनके शरीर धुएं से बने थे, वे बहुत अजीब लग रहे थे। ध्यान से, ये दुष्ट दानव की इच्छा से बने क्लोन हैं। मार्शल तकनीक उन्हें चोट पहुंचाने के लिए बहुत कम करती है। उन्हें बंद न होने दें। अन्यथा अगर वे आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं तो देवता भी आपको नहीं बचा सकते। याओ यान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपने सिर पर थॉर्न सॉवरेन सर्कल रखा। फिर उसने एक छोटी तलवार निकाली जिसमें बिजली की लौ थी। केवल 1 मीटर लंबा और बिजली की लौ की एक परत से ढकी हुई, यह छोटी तलवार एक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थी। हालांकि यह एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड से नीच था। उस पर बिजली की लौ स्पष्ट रूप से एक्सट्रीम थंडर ट्रू फायर की तुलना में कम ग्रेड की थी। दुष्ट दानव क्लोन को पहली बार देखकर दूसरों ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन सभी में बिजली की लपटें थीं। जिन लोगों के पास बिजली की लौ थी, उन्होंने इसे बाहर बुलाया और अपने शरीर को इससे ढक लिया, कोई उद्घाटन नहीं छोड़ा। हालांकि जिनके पास केवल गुप्त खजाने थे, जिनमें बिजली की लपटें थीं, वे इस तरह के एक तंग बचाव को नहीं रख सकते थे। वे सबसे अधिक यह कर सकते थे कि वे अपने गुप्त खजाने को अपने सिर के ऊपर मंडराते हैं, हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन देव आखिरकार दूसरों की ताकत पर एक नजर डाल सकते थे। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाईं। पेंगलाई सागर के 2 युवाओं के अलावा 5 अन्य लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक थे अशोक राणे। यह व्यक्ति गहन जल संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी था और वास्तव में सक्षम था। बिजली जिम्मेदार लॉ जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था, उसमें एक ताज़ा लाल रंग था और इसे ब्लड किल लाइटनिंग फ्लेम कहा जाता था। यह एक्सट्रीम थंडर ट्रू फायर के समान था। 2 अन्य युवक थे, एक पुरुष और एक महिला, जो अराजक राक्षसी सागर के बाहर स्पिरिट रिटर्निंग द्वीप से आए थे। उनके पास बहुत समान गुप्त खजाने थे, दोनों बैंगनी फायर बीकन लाइटनिंग बैनर। हालांकि 2 फायर बीकन लाइटनिंग बैनरों का विवरण कुछ अलग था। 5 में से जिसने अर्जुन देव का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी गहरी साधना थी। भीड़ में से कुछ लोगों ने इस बूढ़े व्यक्ति को अपना नेता माना। याओ यान का परिचय सुनने के बाद उन्हें पता चला कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम उमवीर था। जो लोग इस बूढ़े व्यक्ति को टाल देते थे, वे उसी गुट नॉर्दर्न सी एलायंस से आते थे। अराजक राक्षसी सागर को पार करने के बाद एक और भी विशाल महासागर की दुनिया थी, जो समुद्री क्षेत्र का असली केंद्र था। इसे स्वर्गीय तारों वाला महासागर कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि असीम महासागर की दुनिया में आकाश के सभी तारे हो सकते हैं। उत्तरी सागर गठबंधन स्वर्गीय तारों वाले महासागर के उत्तर का एक बड़ा गुट था, जो कई संबद्ध शिखर संप्रदायों से बना था। गहन जल संप्रदाय और आत्मा लौटने वाला द्वीप स्वर्गीय तारों वाले महासागर की परिधि पर केवल बड़े संप्रदाय थे। उनके और नॉर्दर्न सी एलायंस जैसे शिखर गुट के बीच एक बड़ा अंतर था।
ओमवीर ने काले रंग की कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे। गुप्त खजाना जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था एक रत्नजड़ित दर्पण था जिसमें एक भयंकर बिजली जिम्मेदार लौ थी और बहुत रहस्यमय दिखाई दे रही थी। पांचों में से अंतिम एक लो प्रोफाइल युवक था। उसने बैंगनी रंग का कवच पहना था जो बिजली की लपटों के धब्बों के साथ टिमटिमा रहा था। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं लग रहा था, अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि उन पर इस बैंगनी कवच का समूह में उच्चतम ग्रेड था। यह व्यक्ति स्वर्गीय तारों वाले महासागर से भी था। वह एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज थे जिन्हें आदिल कहा जाता था। हालांकि वह बिल्कुल भी अहंकारी नहीं था। भीड़ में खड़े होने पर उन्हें याद करना आसान था। नोट: आदिल नाम का अर्थ है अहंकारी। शोभित और कामराज गिल को छोड़ दें, अन्य काश्तकारों की तुलना इन पांचों से नहीं की जा सकती थी। पुसी पुसी। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, भीड़ और दुष्ट दानव क्लोन लड़ने लगे। स्थिति काश्तकारों के पक्ष में बहुत अधिक थी। विभिन्न बिजली की लपटों के साथ हजारों दुष्ट दानव क्लोन बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकते थे और जल्दी से राख से ज्यादा कुछ नहीं थे। हा, कुछ दुष्ट राक्षस, वे बस ऐसे ही हैं। भीड़ ने दुष्ट दानव क्लोनों के इस समूह को आसानी से भेज दिया। कुछ लोगों के अलावा जिन्हें कुछ सही चोटें आईं, हर कोई सुरक्षित था। उन्होंने दुष्ट दानव क्लोनों को मार डाला था जैसे सब्जियां काटना, प्रत्येक प्रहार के साथ एक को नीचे ले जाना। अर्जुन देव को अभिनय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। समूह ने सभी दुष्ट दानव क्लोनों का वध कर दिया। कुछ सही नहीं है। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैं कई दुष्ट दानव क्लोनों से मिला था जिनसे निपटना मुश्किल था। हम इन सभी कमजोर सैनिकों में क्यों भाग रहे हैं? राजकुमारी याओ यान ने जोर से भौहें चढ़ा दी, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अपनी रक्षा को बनाए रखते हुए अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और इसे उस स्थान पर घुमाया। सामने आकाश में कुछ धुंधले बादलों के अलावा उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। हालांकि उसने अपने शरीर पर एक निश्चित दबाव महसूस किया। उसे लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन सभी ने अपनी मानसिक ऊर्जा भेजी लेकिन कुछ भी नहीं खोजा। तभी वे धीरे धीरे आराम करते थे। बड़ी संख्या में दुष्ट दानव क्लोनों के मारे जाने के कारण समूह का मनोबल ऊंचा था। किसी ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी शायद बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। यह संभवतः इन दुष्ट दानव क्लोनों को डरा देने वाली कई बिजली जिम्मेदार लपटों के कारण है। इससे पहले कि हम सी मोनार्क पैलेस में प्रवेश करें, हम शायद उन्हें फिर से नहीं देख पाएंगे। शायद ऐसा ही है। याओ यान ने महल के अस्पष्ट सिलहूट को दूर से देखा और कहा, चलो चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ने के बाद अर्जुन देव अचानक रुक गए। उसने गंभीर भाव से सामने आकाश में धुंधले बादलों की जांच की। बादल कोहरे की तरह धुंधला हो रहे थे। कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। हालांकि जब अर्जुन देव ने इस दृश्य को अपने मन में फिर से बनाया तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। यदि ये धुंधले बादल 1000 बार सिकुड़ते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक मुड़ा हुआ चेहरा बनाया और उसका मुंह चौड़ा हो गया। यह दुष्ट और क्रूर लग रहा था। काश्तकार जिस दिशा में जा रहे थे उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे स्वेच्छा से इस मुंह में चल रहे हैं। ध्यान से। हर कोई पीछे हटो। आगे खतरा है। अर्जुन देव ने ड्रैगन टोन आर्ट की कुछ तकनीकों का उपयोग करते हुए तुरंत चिल्लाया। अर्जुन देव की गड़गड़ाहट वाली आवाज समूह के मन में प्रवेश कर गई। जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्होंने बिना एक शब्द कहे तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तुरंत अपने गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया और वापस उड़ गए। हालांकि समूह में कुछ लोग थोड़े धीमे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे हैरान नजर आए। आकाश में मूल रूप से धुंधले बादल तेजी से मंथन कर रहे थे, जिससे द्रव्यमान बढ़ गया था। पलक झपकते ही यह एक ठोस और यथार्थवादी दुष्ट दानव बन गया। मुड़े हुए चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान भर गई, जिससे हर कोई डर से कांप उठ। फिर यह जमीन पर शूटिंग करने वाले प्रकाश के 10 लाल किरणों में बदल गया। 3 लोग समय पर प्रकाश की उन अचानक लाल किरणों को चकमा देने में विफल रहे, जिससे प्रकाश उनके दिमाग में प्रवेश कर गया।
उनके पीड़ा में चिल्लाने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। 3 किसान, जिनके दिमाग में लाल बत्ती घुस गई थी, चकित लग रहे थे। उनका रूप किसी भी तरह से बदलता नहीं दिख रहा था। क्रंच क्रंच। जल्द ही तीनों के दिमाग से चबाने की आवाज आई। तीनों के चेहरों पर व्यथित भावों का वर्णन कोई शब्द नहीं कर सकता था। उनके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर छटपटा रहे थे। उन्होंने दर्द की ध्वनिहीन चीखें दी। उन्होंने अपने ही सिर पर भारी ताकत से प्रहार किया। उन्होंने अपने चेहरे को खून से लथपथ कर लिया, रोक नहीं पा रहे थे, जैसे कि वे अपने दिमाग से कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हों। तीनों के चेहरे एक राक्षस से भी अधिक भयानक हो गए। 3 मार्शल ऋषि पहले लापरवाही से बातें कर रहे थे, कुछ ऐसा हो गया जो न तो इंसान दिखता था और न ही भूत। शेष किसान सभी डर से पीले पड़ गए, विशेष रूप से वे जो लाल बत्ती के अन्य 7 किरणों को चकमा देने में कामयाब रहे। उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, उनके पैर कांप रहे थे। अगर उन्होंने अर्जुन देव की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया होता, तो वे जमीन पर लेटे होते। हवा में अभी भी लाल बत्ती की 7 किरणें थीं। अपनी बिजली की लपटों के साथ किसान बहुत दूर भाग गए। प्रकाश की 3 किरणें वापस आ गईं, 3 गिरे हुए काश्तकारों को सफाई से निगल गईं। उनके द्वारा पहने गए कपड़ों के अलावा केवल खून के पूल इस बात के प्रमाण के रूप में बने थे कि वे तीनों एक बार अस्तित्व में थे। गगागा। यह भी बहुत अच्छा है। शानदार। वास्तव में महान। क्या अद्भुत स्वाद है। लाल बत्ती के 10 बीम विलीन हो गए और एक लाल रंग की मानव आकृति का निर्माण किया। यह लाल रंग का व्यक्ति पहले के काले धुएं जैसे दुष्ट दानव क्लोनों से स्पष्ट रूप से अलग था। न केवल इसका शरीर अधिक ठोस दिखता था, बल्कि इसके चेहरे की विशेषताएं भी मुड़ी हुई और अस्पष्ट नहीं थीं। कोई भी उसके चेहरे को बेहोश कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी बुद्धिमत्ता थी। यह स्पष्ट रूप से काले धुएं की तरह दुष्ट दानव क्लोन के विपरीत था, जो केवल मैं खाना चाहता हूं कहना जानता था। मैं खाना चाहता हूं, इस लाल रंग की आकृति में बहुत अधिक भावनाएं और भाव थे। 3 काश्तकारों का सेवन करने के बाद लाल रंग की आकृति पर काले धब्बे दिखाई दिए, जैसे कि यह कायापलट की प्रक्रिया में था और एक और कदम के साथ विकसित हो सकता था। हुश। अप्रत्याशित रूप से इस लाल रंग की बुराई दानव क्लोन के प्रकट होने और दूर के लोगों पर नजर डालने के बाद वह तुरंत भाग गया, बिल्कुल भी नहीं बचा था। भीड़ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी प्रकार की बिजली की लपटें तीर, बाढ़ ड्रैगन, क्रूर बाघों और कई अन्य लोगों में बदल गईं, जो दूर के लाल रंग के दुष्ट दानव क्लोन की ओर उड़ रही थीं। उस लाल रंग के दुष्ट दानव क्लोन ने अपनी अजीब हंसी को बाहर निकाला क्योंकि बिजली की लपटों ने उस पर हमला किया। यह तुरंत कई क्लोनों में विभाजित हो गया। कई हमलों के बावजूद यह अभी भी बहुत दूर भागने में कामयाब रहा। जिन लोगों ने अभी अभी अपना आत्मविश्वास बढ़ाया था, उनमें से कई ने महसूस किया कि ऐसा दृश्य अस्वीकार्य था। एक बैंगनी रोशनी चमकी और उस दूर के लाल रंग के दुष्ट दानव को और भी तेज गति से पकड़ लिया। यह उसके सिर को छेद दिया और पूरे लाल रंग के दुष्ट दानव क्लोन ने एक पुश के साथ दहन किया। ऐसा दर्द। यह पर्पल थंडर ट्रू फायर है, जो मेरी जाति की सबसे बड़ी दास्ता है। लाल रंग का दुष्ट दानव चिल्लाने लगा और उसके शरीर को विभाजित करने की कोशिश की। हालांकि इसके प्रयास बेकार थे। बैंगनी रंग की आग जलती रही, जीवित रहते हुए इसे भस्म कर दिया। जिस पर हमला किया वह अर्जुन देव था। पर्पल थंडर ट्रू फायर असाधारण था, जो बिजली की लपटों का राजा होने की अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। याओ यान ने धीरे से कहा, यह एक दुष्ट दानव क्लोन है, जिसने पहले ही बुद्धि प्राप्त कर ली है। यह उन सरल इच्छा निकायों से अलग है। इससे निपटना मुश्किल है। यह केवल निम्नतम ग्रेड है। अगला स्तर पूरी तरह से काला है। उसके बाद यह जेड जैसा और पूरी तरह से सफेद होगा। वह अब साधारण बिजली की लपटों से नहीं डरेगा। अप्रत्याशित रूप से लाल रंग का दुष्ट दानव केवल निम्नतम श्रेणी का था। उसके श्रोता स्तब्ध होने में मदद नहीं कर सके। सी मोनार्क पैलेस की यह यात्रा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक थी। अब दुष्ट दानव क्लोन वास्तव में योजना बनाना जानते हैं।
उन्होंने हमें पहले अपने गार्ड को कम कर दिया जब मैं आखिरी बार यहाँ था, तब की तुलना में बहुत तेजी से। राजकुमारी याओ यान की गंभीर अभिव्यक्ति से पता चला कि वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। सी मोनार्क पैलेस का अस्पष्ट सिलहूट उसकी दृष्टि के अंत में दिखाई दिया। अर्जुन देव ने याओ यान के कंधे को थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। ज्यादा चिंतित मत हो। इस बार हम कई मजबूत विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में सक्षम थे। जब आप अकेले आए थे तब की तुलना में स्थिति बहुत बेहतर है। ठीक है, मैं इस पर अधिक विचार कर रहा हूं। हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। जब याओ यान ने अर्जुन देव की आवाज में आत्मविश्वास सुना तो वह मुस्कुराई और आगे बढ़ती रही। उसके बाद भीड़ बढ़ गई। अब किसी ने भी दुष्ट दानव क्लोन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कोई भी तीनों के दयनीय नक्शेकदम पर चलने को तैयार नहीं था। इसके बाद समूह कुछ और लाल रंग के दुष्ट दानव क्लोनों में भाग गया। हालांकि पहले के अनुभव के साथ वे अब उतने घबराए नहीं थे जितने शुरुआत में थे। एक बदकिस्मत साथी के अलावा सी मोनार्क पैलेस तक पहुंचने से पहले कोई और नहीं गिरा। तो यह सी मोनार्क पैलेस है। यह वास्तव में भव्य और अभेद्य है। मैंने सुना है कि पहले सी मोनार्क ने इसे परिष्कृत करने के लिए 10 सितारों का इस्तेमाल किया था। अपने सामने शानदार महल को देखकर कई लोग आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अर्जुन देव ने भी उत्सुकता से चारों ओर देखा। इस सी मोनार्क पैलेस की तुलना उस स्टारग्रेव पैलेस से की जो उन्होंने एक बार देखी थी। उन्होंने सुना था कि सॉवरेन मार्शल मोनार्क में सितारों को परिष्कृत करने की क्षमता होती है। वे एक तारे का उपयोग करके एक चलती हुई महल बनाते थे। उसके सामने सी मोनार्क पैलेस पूरी तरह से गहरा नीला था, पानी की तरह चमकदार। जब कोई इसे देखता है तो समुद्र की लहरों जैसी लहरें उसमें से होकर गुजरती हैं। जब कोई ध्यान से सुनता है तो वह लहरों की आवाज भी सुन सकता है। महल 100 मीटर से अधिक लंबा नहीं था, जिसमें एक मुख्य महल और 8 तरफ के महल थे। सभी निर्बाध रूप से जुड़े हुए थे, जो एक लहरदार रेखा बनाते थे। दूर से देखने पर सी मोनार्क पैलेस एक अत्याचारी और क्रूर समुद्री जीव की तरह दिखता था। प्रवेश द्वार नुकीले दांतों से भरा एक विशाल घास था। स्टार ग्रेव पैलेस की तुलना में इस सी मोनार्क पैलेस का बाहरी भाग बहुत अधिक उत्तम लग रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इसमें एक आध्यात्मिकता है जो एक चेतन वस्तु का आभास देती है। हालांकि यह सामान्य भी था। हालांकि स्वर्गीय रॉक राजा भी सी मोनार्क की तरह एक संप्रभु मार्शल सम्राट थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत भिन्न थी। हम सी मोनार्क पैलेस में आ गए हैं। आप सभी ने पहले ही निर्णय ले लिया होगा कि दुष्ट दानव के मुख्य शरीर को सील करने के लिए मुख्य महल तक हमारा अनुसरण करना है या जोखिम उठाना है और अकेले ही किनारे के महलों का पता लगाना है। याओ यान ने भीड़ की ओर देखा और शांति से उनके उत्तरों का इंतजार करने लगा। हाँ, मेरे बड़े भाई ने यह बात बहुत पहले ही कह दी थी। हम दुष्ट दानव के मुख्य शरीर को सील करने में मेरफॉक रेस की सहायता करने के लिए यहाँ हैं। स्वाभाविक रूप से हम आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। यह बल्कि अप्रत्याशित था। सबसे पहले अपना रुख व्यक्त करने वाले दोनों पिंगली सागर से थे। इसके अलावा उन्होंने याओ यान और अर्जुन देव के साथ यात्रा करना चुना। अर्जुन देव इन दोनों युवकों को एक और नजर डाले बिना नहीं रह सके। वह उनके इरादों पर आश्चर्य करता था। पहले के उन सभी अहंकारी शब्दों के बाद जो उन्होंने अभी कहा था उस पर कौन विश्वास करेगा? जो कोई भी ऐसा करेगा वह मूर्ख होगा। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए अकेले जाने की योजना बना रहा हूं। सब लोग, मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। अशोक राणे ने अपने पूरे शरीर को ब्लड किल लाइटनिंग फ्लेम से ढक लिया और छलांग लगा दी। कुछ सीमाओं के बाद वह एक साइड पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने अपना रुख व्यक्त किया और प्रत्येक ने एक तरफ के महल में प्रवेश किया। स्पिरिट रिटर्निंग आइलैंड की जोड़ी, जो एक युगल लग रही थी, किसी बात पर बहस करती दिखाई दी, शायद इस बारे में कि यहां से कैसे आगे बढ़ना है। उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी राय थी और अंत में उस आदमी ने अपनी पसंद बनाई, कुछ कहा और बगल के महलों में से एक में चला गया। नॉर्दर्न सी अलायंस के उमवीर ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, क्षमा करें राजकुमारी याओ यान।
यह बूढ़ा आदमी मेरफॉक रेस की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं यंग मास्टर देव और आपका अनुसरण नहीं करूंगा। ओमवीर के बोलने के बाद वह अपने 5 लोगों के समूह को एक बगल के महल में ले गया जहां कोई नहीं गया था। इसके साथ अधिकांश लोग पहले ही जा चुके थे, केवल कामराज गिल, शोभित और लो प्रोफाइल आदिल को छोड़ दिया गया था, जिन्होंने अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया था। कामराज गिल ने हंसते हुए कहा, भाई देव, भाई शोभित और मैंने आपके पीछे चलने का फैसला किया है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ टैग करना मुझे यह सबसे अच्छा लगता है। याओ यान उसके दिल में खुश हो गया। समूह में शोभित और कामराज गिल की ताकत सबसे अलग थी। उन दोनों निश्चित रूप से बहुत मददगार होंगे। फिर उन्होंने आदिल की ओर देखा, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक अपना निर्णय व्यक्त नहीं किया था। वे नहीं जानते थे कि वह कैसे चुनेगा। राजकुमारी याओ यान, कृपया रास्ता दिखाओ। मैं आपका अनुसरण करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि दुष्ट दानव का मुख्य शरीर कैसा है। जब आदिल ने बात की तो उसका लहजा बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। अब जब यह स्पष्ट हो गया था कि अर्जुन देव और याओ यान का अनुसरण कौन करेगा, तो मामला सुलझ गया। वन दाओ पैलेस से अस्पष्ट उद्देश्यों वाले शिष्यों की जोड़ी, शोभित और कामराज गिल, जो अर्जुन देव के कारण शामिल हुए, साथ ही अर्जुन देव और याओ यान सहित अथा आदिल के साथ साथ कुल 7 लोग थे। चलिए चलते हैं। यह अंदर एक छोटी सी दुनिया है। पर्यावरण जटिल और परिवर्तनशील है। मैंने भी 1 साल से अधिक समय से प्रवेश नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि अब यह कैसा है। हर कोई कृपया सावधान रहे। याओ यान ने बढ़त बना ली और पीछे चल रहे अन्य लोगों के साथ पहले प्रवेश किया। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और अपने कंधे पर एक नजर डाली, प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए भी सोचा। समूह में प्रवेश करने के बाद सुंदर दिखने और नीली आंखों वाले 9 पूरी तरह से जेड जैसे और बर्फ सफेद दुष्ट दानव क्लोन सी मोनार्क पैलेस के बाहर हवा में दिखाई दिए। बीच में दुष्ट दानव क्लोन सबसे खास था, उसके जेड जैसे शरीर से आने वाली एक अस्पष्ट चांदी की रोशनी। उसने अपने होंठ चाटे और बुरी तरह मुस्कुराया। वे सब अंदर चले गए। फिर हम योजना का पालन करेंगे। आप में से प्रत्येक एक रास्ता अपनाओ। हालांकि दूसरों की योजनाओं में गड़बड़ी न करें। टीएसके, ये सभी लोग असाधारण रूप से मजबूत हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें निगलने के बाद फिर से विकसित हो सकते हैं। उस सफेद वस्त्र वाले बव्वा के बारे में कुछ गड़बड़ है। मुझे संदेह है कि उसने हमें अपनी अंतिम नजर से खोजा है। कोई बात नहीं, मैं उस बव्वा से निपट लूंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं उसे और अमर खेती में हाथ बजाने वाले 2 साथियों को निगल लूं, तो मैं निश्चित रूप से एक रजत ऋषि शरीर में विकसित हो सकता हूं। बीच में दुष्ट दानव क्लोन मंद मुस्कुराया और मुख्य महल में उड़ गया। अन्य 8 दुष्ट दानव क्लोन के आंकड़े सभी टिमटिमा रहे थे, उनमें से प्रत्येक एक तरफ के महल की ओर जा रहा था। तितलियों के साथ सैकड़ों फूल खिल रहे थे। एक वसंत सुगंध फैल गई जो पूरी जगह को भर देती है। जब सातों ने मुख्य महल में प्रवेश किया, तो उन्होंने महल की दीवारें, मार्ग या पत्थर के खंभे नहीं देखे जिनकी उन्हें उम्मीद थी। अप्रत्याशित रूप से जो उनसे मिला वह एक बगीचा था, एक मनमोहक बगीचा जिसमें मंडप थे जो जगह को सजाते थे और इसके माध्यम से फूलों के रास्ते घूमते थे। पहली नजर में अर्जुन देव को लगा कि यह एक भ्रम है। केवल जब सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई और लंबे समय तक बनी रही, तो उसने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखों के सामने का बगीचा वास्तव में असली था। ऐसा लग रहा था किसी मोनार्क पैलेस के अंदर एक छोटी सी दुनिया होने की कहानी सच थी। अंदर की जगह बाहर से दिखने की तुलना में बहुत बड़ी थी। यह 10,000 फूलों का बगीचा है। उस समय सी मोनार्क ने विशेष रूप से अपनी बेटी को खुश करने के लिए इसे बनाया था। उन्होंने दुनिया भर से हजारों खूबसूरत फूल एकत्र किए। वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी, हर मौसम के लिए सैकड़ों फूल खिलते थे, कभी मुरझाते नहीं थे। राजकुमार याओ यान ने अपने सामने के खूबसूरत दृश्य को देखते हुए सभी को समझाया। कामराज गिल ने हवा में सुस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपने होठों पर थप्पड़ मारा और कहा, यह समुद्री सम्राट वास्तव में बेकार है। मैं इस 10,000 फूलों के बगीचे के तहत एक महान गठन महसूस कर सकता हूं।
कम से कम 99 पीक स्पिरिट वेंस हैं। गठन के केंद्र में एक पवित्र आत्मा नस भी हो सकती है। यह वास्तव में बेकार था। दूसरों की प्रशंसा करने के लिए सुंदर होने के अलावा बगीचे में फूलों का कोई अन्य उपयोग नहीं था। फिर भी सी मोनार्क ने 99 पीक स्पिरिट वेंस और एक पवित्र आत्मा नस का उपयोग किया था, इस बगीचे को फूलों से भरा बनाने के लिए, इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए इतना प्रयास किया था जो कभी नहीं मुरझाएगा। सी मोनार्क असाधारण रूप से क्रूर, एक आउट एंड आउट अत्याचारी था। हालांकि एक पिता के रूप में उन्होंने वह सब कुछ किया था जो वह कर सकते थे। अर्जुन देव ने अपने माथे पर सी मोनार्क हेडस्कार्फ के बारे में सोचा, कुछ ऐसा जो सी मोनार्क की बेटी ने अपने पिता के लिए उस पर अपना दिमाग चलाने के बाद प्राप्त किया था। इस पिता और बेटी का शायद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। कामराज गिल बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, इतनी सारी स्पिरिट वेंस को बर्बाद करना बहुत अपमान है। कैसे के बारे में हम सिर्फ इस 10,000 फूलों के बगीचे को खोदें और आत्मा की नसों को समान रूप से विभाजित करें। जिस क्षण कामराज गिल ने यह कहा, अन्य लोग उनके प्रति तिरस्कार दिखाए बिना नहीं रह सके। आदिल ने मजाक में कहा, द मड्डी स्काई गेट एक शिखर संप्रदाय है जो प्राइमल कैओस डोमेन में शीर्ष पर है, फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप एक भिखारी हैं। क्या आपने पहले कभी खजाने नहीं देखे हैं, या आप इतने गरीब हैं कि आपके पास कुछ स्पिरिट वेंस भी नहीं हैं? अर्जुन देव हैरान रह गए। रास्ते में यह आदिल शायद ही कभी बोलता था। वह बहुत कम प्रोफाइल रखता था। इस समय उसकी जीभ इतनी तेज कैसे हो गई? भिखारी कहकर मजाक उड़ाए जाने के बाद कामराज गिल अपना आपा खोने वाला था। हालांकि शोभित ने उसे रोक दिया और इसके खिलाफ सलाह दी, इसलिए कामराज गिल खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही कामराज गिल के सुझाव को अस्थिर छोड़ दिया गया। जैसे ही वे फूलों वाले रास्तों पर घूमते थे, समूह ने एक बार फिर 10,000 फूलों के बगीचे के चमत्कारों का अनुभव किया। कुछ जगहों पर वसंत और कुछ जगहों पर सर्दियां थीं। एक अलग मौसम के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग फूल होते हैं। जब कोई इधर उधर घूमता है तो बदलते दृश्यों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे समय तेजी से बीत रहा है। मुझे खून की गंध आती है, हमारा खाना कितना भारी, कितना मोटा। 10,000 फूलों के बगीचे के आकाश में हर जगह से घना काला धुआं इकट्ठा हो रहा था। काले धुएं के साथ काफी संख्या में लाल बत्ती मिश्रित थी, जिससे बगीचे का शांत वातावरण खराब हो गया था। जब दुष्ट दानव क्लोन पहुंचे तो लड़ाई स्वाभाविक रूप से तुरंत शुरू हो गई। अर्जुन देव के एक विचार के साथ उनकी दाहिनी आंख में बैंगनी लौ ने एक भी दरार छोड़े बिना उनके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उसने अपना हाथ हजारों दुष्ट दानव क्लोनों की ओर बढ़ाया। अर्जुन देव की उंगलियों से आग की लपटों के झुरमुट निकले और दयनीय चीखें गूंज उठीं। चाहे वह काला धुआं हो या लाल रंग का दुष्ट दानव क्लोन, उनमें से कोई भी अर्जुन देव की आकस्मिक हड़ताल का विरोध नहीं कर सका। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत अद्वितीय थी। पर्पल थंडर ट्रू फायर वाले अमर कल्टीवेटर को भी यह स्थिति काफी आसान और आरामदायक लग रही थी। उन्होंने अर्जुन देव की तुलना में कम दुष्ट दानव क्लोन को नहीं मारा। आदिल ने अपना बैंगनी कवच पहना था, बिजली की लपटें उसके पूरे शरीर में फैल रही थीं। बिजली की रोशनी के चटकने के साथ दुष्ट दानव क्लोनों ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आदिल की मार्शल तकनीक में बिजली की लपटें थीं, एक दुर्लभ विशेषता। हर मुक्के के साथ दुष्ट दानव क्लोनों का एक समूह मर गया। कामराज गिल ने दस्ताने पहने थे। उसके हाथ हवा में चारों ओर नृत्य कर रहे थे क्योंकि उसने कई मैला आकाश राक्षसी छापों को चारों ओर उड़ते हुए और आंखों को चकाचौंध कर दिया था। दस्ताने की उस जोड़ी के साथ संयुक्त मजबूत मैला स्काई राक्षसी छाप का मतलब था कि कोई भी दुष्ट दानव क्लोन उसके पास नहीं पहुंच सकता था। यहां मौजूद लोग आम लोग नहीं थे। दुष्ट दानव क्लोनों ने आकाश को भर दिया और भूमि को ढक लिया। हालांकि केवल कुछ ही काश्तकारों के हमले के साथ केवल कुछ ही क्षणों में केवल 3 पूरी तरह से काले दुष्ट दानव क्लोन हवा में रह गए। ये दुष्ट दानव क्लोन पहले ही उच्च स्तर तक विकसित हो चुके थे। वे लाल रंग के दुष्ट दानव क्लोनों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उनके चेहरे की विशेषताएं पहले से ही अलग थीं और उनके पास बिजली की लपटों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध था।
याओ यान की आंखों में डर का भाव चमक उठा। उसने कहा, सावधान रहें, इन काले दानव क्लोनों से निपटना बहुत मुश्किल है। मेफॉक रेस को उनके हाथों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कामराज गिल अस्वीकृति के साथ हंसे। उन्होंने कहा, मैंने इन काले दुष्ट दानव क्लोन को पहले कभी नहीं देखा है। मुझे उनका परीक्षण करने दो। कामराज गिल के बोलने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और उनमें से एक को घूरते हुए हमला किया। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। चूंकि यह पहली बार था जब वे काले दुष्ट दानव क्लोन में भाग गए थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ये दानव क्लोन वास्तव में कितने मजबूत थे। यह कामराज गिल काफी उतावलापन था। हथेली के छापों से भरी हवा आंखों को चकाचौंध कर देती है। कामराज गिल ने अपनी 10 अंगुलियों को हिलाया और फिर सभी प्रकार की हाथ की मुहर लगा दी। हवा में कई मैला आकाश राक्षसी छाप उसके दस्ताने की बिजली की लपटों के साथ संयुक्त रूप से बहुत अनियमित लग रहे थे। हम्फ, आप खुद को कम आंकते हैं। बीच में काले दुष्ट दानव क्लोन ने ठंड से सूंघा। उसकी आकृति चमक उठी और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने एक मुक्का फेंका। जैसे ही काले दुष्ट दानव क्लोन ने आगे बढ़ा, उसने अत्याचारी रूप से दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में चूसा। उसकी मुट्ठी पर एक काली रोशनी आ गई और घनी और मोटी ऊर्जा बाहर निकल गई। पैंग! अनियमित मैला आकाश राक्षसी छाप एक मजबूत बल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बिखर गया, कुछ भी नहीं में बदल गया। कामराज गिल उदास होकर कराह उठे और पीछे हट गए। काले दुष्ट दानव क्लोन ने अपना हाथ बाहर फेंक दिया, जिससे बिजली की लौ टूट गई। फिर उसकी हथेली से एक चूषण ने वास्तव में धीरे धीरे लौ को निगल लिया। इस साधारण संघर्ष में कामराज गिल, जिनके पास बिजली की लौ थी, आश्चर्यजनक रूप से नुकसान में थे। बीच में काले दुष्ट दानव क्लोन ने पहले ही उच्च बुद्धि प्राप्त कर ली थी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, छोटी लड़की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस लौटने की हिम्मत करोगे। आप कुछ सहायक भी लाए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा स्वामी लगभग स्वतंत्र है और एक शासक की तरह दुनिया में उतरेगा? यह अच्छा है कि आप भी यहाँ हैं। लोगों के इस समूह को निगलने के बाद हम एक प्रारंभिक चरण के ऋषि शरीर में विकसित होने में सक्षम होंगे। हाँ, वह सही है। मैंने बहुत लंबे समय से खून का स्वाद नहीं चखा है। हूँ। सनसनाहट। हुश। 3 आकृतियां प्रकाश की काली किरणों में बदल गईं, जो बहुत जल्दी 7 पर लॉन्च हो गईं। अर्जुन देव ने आंख तरेर कर दी। काले दुष्ट दानव क्लोन, जिसने कामराज गिल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, ने एक भयावह मुस्कान के साथ उस पर हमला किया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और एक मुक्का मारने से पहले उसकी आंख में बैंगनी थंडर ट्रू फायर उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हो गया। पैंग! अर्जुन देव ने एक मुक्के से दुष्ट दानव क्लोन को वापस खटखटाया। बैंगनी रंग की आग उस पर गिरी और उसके शरीर पर जल गई। हालांकि वह दुष्ट दानव क्लोन जलकर राख नहीं हुआ। इसका शरीर केवल थोड़ा सिकुड़ गया और इसकी आभा थोड़ी कमजोर हो गई। हे। पर्पल थंडर ट्रू फायर, मेरी जाति की दास्ता। यह वास्तव में दर्दनाक है। दुष्ट दानव क्लोन ने अपनी अजीब हंसी को फिर से हंसा, क्योंकि वह एक बार फिर से चार्ज हुआ। उसने अपना मुंह खोला और एक गहरा इंद्रधनुष उगल दिया। यह इंद्रधनुषी काली रोशनी एक काले ड्रैगन की तरह तैरती दिखती थी और इसमें मजबूत चूषण था। ची। इंद्रधनुषी काली रोशनी अर्जुन देव के शरीर पर बैंगनी रंग की आग पर गिरी, फिर आग की लपटों में फट गई। अंत में यह काले धुएं में बदल गया और बिखर गया, उसे कुछ भी करने में असमर्थ था। क्या चल रहा है? आपका पर्पल थंडर ट्रू फायर किस ग्रेड का है? इस दृश्य ने काले दुष्ट दानव क्लोन को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसके शरीर पर बैंगनी रंग की आग वास्तव में सभी पर्पल थंडर ट्रू फायर की मूल लौ थी। यह उसकी मुट्ठी पर जमा हुई लपटों से बिल्कुल अलग था। हालांकि दूसरे पक्ष को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके लिए हतप्रभ रहना बेहतर है। हुची! अचानक अर्जुन देव पर बैंगनी रंग की आग वापस आ गई और बैंगनी प्रकाश के साथ बहने वाले कृपाण में बदल गई।
उसने कृपाण की मूठ पकड़ ली और उसके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने भूतिया छवि चौप को अंजाम दिया।